आप 30s में भी इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा उठा के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। और अगर सर किसी ने 30 की एज तक भी अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू नहीं किया तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? आज भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने एक 30s में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? यस 30s में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट आखिर करना कहाँ चाहिए? अगर 30s में है तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? बिल्कुल देखो 30s में है तो आपके पास FinVision. Yes, decision. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन के एक और इंसाइटफुल एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं 30s की एज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरतों के बारे में। अक्सर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या 20 में ही हमने मिस कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने 30 की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की तो फिर क्या हम अभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया? इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवा, जो कि आर्मी वेटरन भी है और 1000+ आर्म फोर्सेस फैमिलीज के ट्रस्टेड मेंटोर भी हैं। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तब स्टार्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट जर्नी तब स्टार्ट करते हैं जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होती हैं। लेकिन एक्चुअली तो आपने इन्वेस्ट करना चाहिए था फ्रॉम द डे वन यू स्टार्टेड अर्निंग, लेकिन आप 30s में भी इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा के आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं और ग्रोथ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आइए आगे डिस्कस करेंगे हम सिंपल भाषा में। हाँ जी। एंड एक सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि आप अगर आपने 20s में स्टार्ट नहीं किया तो 30s में भी आप किस तरीके से एक साइंटिफिक वे में और एक प्लान स्ट्रेटजी के थ्रू आप इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। तो आज हम समझेंगे कि 30 की एज में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सर किसी ने 30 की एज तक भी अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू नहीं किया तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? यस देखो 30s का पीरियड होता है, बड़ा ही अच्छा पीरियड होता है, क्योंकि आप इस स्टेज पे अगर आप कमीशन हुए 24-25 साल में कमीशन हो गए, अगर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स की बात करें तो आपने 5-6 साल तो हो गए आपके, तो आपकी शादी भी हो गई होगी और प्रॉब्ली जो आपके सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी खत्म हो गई होगी और आपको कई सारे इंक्रीमेंट मिल गए होंगे। आर्मी में बोले तो मेजर या मेजर इक्विवेलेंट आप अदर सर्विसेज में हो गए होंगे, तो आपकी पे भी ठीक है और कुछ एक साल में आप लेफ्टिनेंट कर्नल भी बनने वाले होंगे, तो आपका पे स्केल भी बढ़ रहा है, आपका कैरियर स्टेबल है, आपकी शादी भी हो गई है तो आपकी फैमिली भी स्टेबल है। तो इन्वेस्टमेंट अभी तक जो आपने नहीं भी किया है, एक्चुअली बेस्ट पीरियड वाज यू शुड हैव बीन इन्वेस्टिंग फ्यू ईयर्स बैक, लेकिन नहीं भी किया है तो आज भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने एक प्लान के हिसाब से जाना है और अभी भी कर लोगे, क्योंकि अभी भी आपके पास अगर आप 54 ईयर में भी सुपर एनुएट हो रहे हो तो 24 साल है और नॉर्मली तो लोग 60 ईयर्स तक काम करते हैं, तो आपके पास 25 से 30 साल अभी भी अवेलेबल हैं। फैमिली आपकी स्टेबल है, आपके खर्चे स्टेबलाइज हो गए हैं, इनकम अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो अभी भी अपने गोल को आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या मेरे लाइफ के आगे गोल्स हैं, क्या क्या मेरे एस्पिरेशंस हैं, और उस हिसाब से उनकी एक बकेट बनाओ और उनके हिसाब से उनको ईच बकेट में जब आपने क्वांटिफाई करके वो बकेट बनाई तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो, तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जल्दी से जल्दी पा पाएंगे और जो अभी तक गलतियां हुई हैं उनको भी सुधार पाएंगे और ग्रोथ एज वेल एज कंपाउंडिंग का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप प्लान के हिसाब से चले, अगर आप राइट एसेट्स में एज पर योर लाइफ स्टेज गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो ये आराम से अभी भी हो सकता है। लेकिन इसको अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अभी और डिले ना करें। सर अगर 30 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें तो क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे? बिल्कुल। अगर देखो बेस्ट टाइम तो जैसे मैंने बताया कि 20s में था, एज अर्ली एज पॉसिबल था, लेकिन 30 में भी उतने लेट नहीं हुए हो, लेकिन अभी नहीं किया तो और ज़्यादा लेट हो जाओगे, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है,
तो 30 के बाद भी आपके पास 25 से 30 साल कैरियर के बचे हुए, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा के ग्रोथ एज वेल एज कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन इसको और ज़्यादा डिले ना करें, आज ही स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है आपके पास उतनी क्षमता है या अवेयरनेस है या नॉलेज है तो आप खुद करें, नहीं तो किसी ट्रस्टेड बंदे के पास जाएं, एडवाइज़र के पास जाएं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ना आए। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिनविजन एज ए टीम वी विल हेल्प यू एंड वी विल हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम हियर ऑन। सर, अगर कोई 30s में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? यस, देखो ये प्रिंसिपल हर एज ब्रैकेट में लागू है, लेकिन 30s में आपने पूछा तो 30s में इन्वेस्ट करने से पहले उसको अपने पहले गोल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए कि वो इन्वेस्ट किस लिए कर रहा है। 30s में आपकी फैमिली अभी स्टार्ट हुई है, अर्ली 30s में फैमिली स्टार्ट होती है, बच्चे शायद हुए भी नहीं होंगे या होंगे, तो अपना पहले फैमिली का टेक होल्ड करें कि भाई मुझे अगले गोल्स क्या हैं, कि कितने साल अभी मैं फील्ड में हूँ, पीस में हूँ। हो सकता है आपका इमीडिएट गोल हो, अगर पीस में हो तो कार खरीदनी है, फील्ड में हो तो 2-3 साल बाद हो सकता है गाड़ी अपग्रेड करनी पड़े। ठीक है, तो उसके बाद आपके बच्चे होंगे तो बच्चे का एजुकेशन होगा। तो इस हिसाब से आपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि मैं किसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो गोल्स आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, जो कि आज के 18 साल बाद आएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो हम आर्मी वालों की इंसिडेंटली एजुकेशन हो जाती है, क्योंकि आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, केवीज में पढ़ते हैं, वो अवेलेबल होता है, वो अफोर्डेबल होता है। लेकिन मेजर खर्चा आता है उनकी ग्रेजुएशन पे, उनकी मैरिज पे। हो सकता है आपने घर नहीं बनाया अभी तक, या पेरेंट्स का घर नहीं है तो आपका शहर में घर बनाना है, तो उसको वो कब बनाना है। हो सकता है कि आपने एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वो कब खरीदनी है, किस स्टेटस की, किस रेंज की आपने गाड़ी खरीदनी है, तो वो एक गोल हो गया। ऐसे ही आपका एक रिटायरमेंट भी गोल है। हालांकि हमको, अगर हम परमानेंट कैडर वाले हैं और परमानेंट कमीशन है हमारा, तो हमें 20 साल के बाद पेंशनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्विस वाले हैं तो आप 10 साल में भी रिटायर होते हैं, 14 में भी रिटायर होते हैं, तो 5-6 साल तो आपके हो गए होंगे, तो आप 4-5 साल में हो सकता है आपने रिटायरमेंट लेना पड़े, और हो सकता है 8-10 साल लग जाएं उसको, क्योंकि शॉर्ट सर्विस वाले 14 ईयर्स 15 ईयर्स तक भी जॉब करते हैं। तो अगर वो है तो उसके बाद क्या आप कोई बिजनेस करना चाहेंगे, तो वो एक गोल हो सकता है। अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए जो आपकी पेंशन को भी सप्लीमेंट कर ले वहाँ से इनकम, या आप कुछ काम करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, तो उसका भी एक कॉर्पस हो सकता है। आपके गोल हो सकते हैं कि भाई 2 साल बाद या 4 साल बाद मैं फॉरेन विजिट करके आऊँगा, तो हो सकता है 5-6 लाख रुपए उसमें लगे। तो इन सब गोल्स को आप आइडेंटिफाई करें और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। अपने गोल्स को आइडेंटिफाई किया और गोल बेस्ड इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको पीरियड पता लग जाएगा, आपको अमाउंट पता लग जाएगा कि इस गोल के लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए। तो आपका वो पैसा, क्योंकि वो पर्पसफुली जा रहा है, एक पर्पस के लिए जा रहा है, एक इमोशन अटैच है, तो आप उसको दाएं बाएं तितर बितर यूज़ नहीं करेंगे। उसको लाइफ में आया कि अच्छा मोबाइल आ गया या अच्छा कार आ गया, कार चेंज कर लेते हैं, या कुछ ऐसा लालच आ गया, उसमें नहीं जाएगा। वो प्लान तरीके से जाएगा, क्योंकि उसमें एक इमोशन अटैच हो जाता है। इसमें अगर मैं आपको लाइफ का एग्जांपल दूं, हम तो गांव वाले हैं, तो गांव में हमने बचपन में ये देखा था, जैसे ही किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती थी, मेन जिम्मेवारी होती थी बेटी की शादी करना। तो पहले ही दिन से हमारे दादा दादी, नाना नानी नाना ने क्या किया था कि उनके पास ज़मीन थी, ज़मीन में उन्होंने इक्लिप्टिस पेड़ लगा दिए थे 200-250, कि जब भी मेरी पोती की शादी होगी तो वो उसके काम आएगा उसकी शादी में। तो 20-22 साल में इक्लिप्टिस पेड़ बड़े होते हैं, तो वो इक्लिप्टिस पेड़ तब तक नहीं कटे या तब तक उनका भाव ही नहीं लगा जब तक उसकी शादी नहीं हुई। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे भी गोल के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करेंगे, अगर बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आपको कल को एप्पल फ़ोन आ रहा है या लैपटॉप आ रहा है या गाड़ी आ रही है, तो आप उसको डाइवर्ट करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि यार ये तो बेटी के या बेटे के एजुकेशन के पैसे हैं। तो गोल बेस इन्वेस्ट करें, गोल्स को आइडेंटिफाई करें, उनको क्वांटिफाई करें और गोल बेस इन्वेस्ट करें, तो आप लॉन्ग टर्म टिके भी रहेंगे। नहीं तो मार्केट की और सोशल मीडिया की नॉइज़ से वो अगर कॉमन पूल में है तो उसको हो सकता है आप कहीं भी यूज़ कर लो, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आपको तो सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं लगता, पर हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप, क्योंकि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेसिफिक और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल स्पेसिफिक वीडियो बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे, तो आप इसको बाकी फौजी भाइयों के साथ, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स के साथ शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आखिर करना कहाँ चाहिए। अगर 30s में है तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? एज इज़ विद यू, यू हैव अ लॉन्ग टाइम टू गो, तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जिसमें आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है और आपके पास लंबा टाइम तो है ही, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ध्यान रहे कि वो लीनियर नहीं चलता है, तो उसमें शॉर्ट टर्म व्यू से ना जाएं, लॉन्ग टर्म व्यू से जाएं, रिसर्च करें और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करें और इन्वेस्ट करें। तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और सभी के लिए आज तक हुआ है। पिछले 50 साल से इंडियन मार्केट और पिछले 200 साल से यूएस की मार्केट की हिस्ट्री अवेलेबल है कि जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट ने सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। ओके। लेकिन उसके लिए सोचकर, समझकर और रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। सर, अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहा है तो क्या म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए? यस, अगर आपको स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी, क्योंकि स्टॉक्स में रिकवरी में भी एट टाइम्स वो बढ़ते रहते हैं और जब वो गिरते हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। और उसमें सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कुछ एक स्टॉक्स में सेलेक्ट करोगे, लेकिन आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक चाहिए, और क्योंकि वो रिसर्च करके करोगे तो टाइम भी लगेगा, तो वो तो ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब है। तो आप स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए या उसको विद इन लिमिट्स रहते हुए पैसे बनाने के लिए आप म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन भी दे सकते हैं और वॉलेटिलिटी भी कम रखेंगे। और म्यूचुअल फंड की बेस्ट बात यह है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप गोल बेस ले सकते हो। मतलब कि अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आप लगे तो रहे 20 साल, अच्छी ग्रोथ बनी, लेकिन जब आपका निकालने का टाइम आया तो उसमें कोई बैड न्यूज़ आ गया या सेक्टर डाउन हो गया, तो हो सकता है वो 50-60 रादर 95% तक भी स्टॉक नीचे गिरते हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे, और जिस दिन आप निकालने गए उसमें लोअर सर्किट लग गया तो आप निकाल भी नहीं पाएंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे एक फंड मैनेजर है, वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो आपको 50-60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एक म्यूचुअल फंड स्कीम भी, और वहाँ पे लिक्विडिटी गारंटेड होती है। जिस दिन आपको पैसा चाहिए उस दिन आपका पैसा मिलता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, जब जैसे अडानी के स्टॉक्स का, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहे थे, लेकिन 2-3 साल पहले उनके बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो सारे लोअर सर्किट पे खुलते थे, वो महीने तक कोई बेच भी नहीं पाया था। वो 4-4 हज़ार की चीज़ 1000-1000 रुपये आ गई थी, तो वो उस टाइम पे लोग फ्रीज हो गए थे, कुछ कर नहीं पाए थे, तो सारा पैसा बना हुआ 1 महीने में आउट हो गया था। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है, वॉलेटिलिटी लिमिटेड रहती है, और लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ कम होता है। नहीं, म्यूचुअल फंड का ग्रोथ एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई सारे स्टॉक म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिया हुआ है। 15-16% तो आप किसी भी 20 साल पुराने फंड्स को देखेंगे तो इतना रिटर्न्स आया है। स्टॉक्स में साइकिल्स होते हैं, और जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो स्पर्ट्स में आते हैं। म्यूचुअल फंड में इन ए वे वेरी कंफर्टेबल जर्नी होती है। स्टॉक से मैं तो सजेस्ट करूँगा, एंड स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स के लिए एंड ट्रूप्स के लिए, कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ना जाके म्यूचुअल फंड का रूट अपनाएं और अपने गोल्स को अचीव करें। सर, एक रियल एस्टेट भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? यस, रियल एस्टेट एक इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है और हम सब का अजीज है, हम सब का फेवरेट रहा है, और हम सब उसका उससे लगाव है। रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें हमें रेगुलर, अगर आपने रियल एस्टेट हो सकता है प्रॉपर्टी ली या आपने फ्लैट लिया, तो उस पर एप्रिसिएशन भी मिलता है और रेगुलर रेंट भी मिल सकता है, और आप उसको अपने रहने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक अच्छा एसेट क्लास है जो आपने कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जैसे हर स्टॉक प्रॉफिट नहीं देती, हर प्रॉपर्टी भी हो सकता है बेस्ट रिटर्न्स ना दे,
तो उसमें भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है और सही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स हुए तो आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको अमाउंट बड़ी चाहिएगी, वो ध्यान रखें। लेकिन अच्छा एसेट क्लास है टू इन्वेस्ट। और रियल एस्टेट के साथ साथ एक गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखूँ तो गोल्ड ने अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो गोल्ड भी एक अच्छा एसेट क्लास है टू इन्वेस्ट। और इनके साथ साथ फॉरेन इक्विटी भी होता है, फॉरेन म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो आप इंडिया से बाहर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि पिछले 2025 की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ी नहीं, लेकिन यूएस, जापान और कोरिया तो बहुत बहुत बढ़ गए। इवन इजराइल बढ़ गया जहाँ पे वार चल रहा था। तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। ये 2-3 एसेट क्लास हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। सर, मैं चाहूँगी कि आप इक्विटी और स्टॉक के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए कि जिससे कि मेरे व्यूवर्स को और बेटर वे में समझ में आ सके। तो इक्विटी यस एक इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है। तो स्टॉक्स और इक्विटी एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब होता है किसी कंपनी में हिस्सेदारी। तो इसके थ्रू आप जो भी कंपनियां चल रही हैं, जो भी बिजनेसेस हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उसकी कुछ शेयर्स खरीदेंगे, उस शेयर्स की आपको हिस्सेदारी आपको मिल जाएगी। कल को कंपनी अच्छा कर रही है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आप भी उस प्राइसेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। एक दूसरा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे TCS हुआ, ITC हुआ, रिलायंस हुआ, ये इवन पावर ग्रिड हुआ, NTPC हुआ, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आपको ईयरली डिविडेंड भी देते हैं। तो आपका प्राइस भी बढ़ रहा है और हर साल डिविडेंड भी आ रहा है, तो आपकी रेगुलर इनकम भी हो जाती है। तो ये आपको फ़ायदा देते हैं। यस, ये वोलेटाइल रहते हैं। बात करें तो 2025 में तो ये माइनस रिटर्न्स दिए, तो जिसने लगाए होंगे माइनस गए हैं और काफ़ी माइनस भी गए हैं। मतलब स्टॉक्स तो 50-50, 60% भी माइनस हैं। तो ये वोलेटिलिटी ज़रूर रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी लगा रहा है इक्विटी में, इंडियन इक्विटी मार्केट, जो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या NSE है, उसमें अगर किसी ने 20 साल पहले पैसे लगाए, 20 साल में वो 15-16 साल तो बढ़े और 4-5 साल नीचे भी गए, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने 1 लाख रुपए लगाए आज से 20 साल पहले, उस 20 साल में अप डाउन जर्नी जरूर चली, लेकिन आज उसकी जो वैल्यू है तकरीबन 23-24 लाख हो गई है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 20 साल में तकरीबन 14-15% रिटर्न्स दिए हैं। तो स्टॉक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। 14-15% बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम FD से कंपेयर करें तो FD ने 7-8% दिए, इसने 15-16 दिए। तो पिछले 20 साल में 20-22 गुना आपकी वैल्यू बढ़ी है। देखो सर, आपने बताया कि स्टॉक 60-70% गिर जाता है, तो उसको मैनेज करने का क्या तरीका है? यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेजेस आते हैं, साइकिल्स आते हैं। जब जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो कोई भी कंपनी 60-70% गिर सकती है। पिछले हमने 2 साल में देखा है, काफ़ी गिरे हैं। बिल्कुल। तो उसको मैनेज करने का तरीका यह है कि केवल एक ही स्टॉक में ना जाए, डाइवर्सिफाइड रहें। एक से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो एक अगर गिर भी गई और दूसरी बढ़ गई तो आपका ओवरऑल रिटर्न्स पॉजिटिव रहा या कम से कम गिरा। तो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। दूसरा, रिसर्च करके जाएं और अपडेटेड रहें, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग बाय एंड फॉरगेट नहीं हो सकता है। आपने अपडेटेड रहना है, करंट रहना है और इन्वॉल्व रहना है। और दूसरा है, रिसर्च करके लेना है और कंटिन्यूअस रखना है। और अपनी रिसर्च पे ही विश्वास रखते हैं तभी फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कन्विक्शन जरूर टेस्ट होता है आपका मार्केट में। कन्विक्शन, बोरोड नॉलेज, बोरोड अवेयरनेस या हार्ड मेंटेलिटी, या किसी ने बोला कि भाई जैसे लास्ट ईयर एवरीबडी वाज बाइंग इनटू द डिफेंस स्टॉक्स, एवरीबडी वाज सम ईयर बैक दे वर बाइंग इनटू द IT कंपनीज। उससे पहले लोग FMCG में बहुत इन्वेस्ट करते थे। तो वो साइकिल्स आते हैं, अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं। तो डाइवर्सिफाइड रहें, रिस्क एपेटाइट समझें अपना, और कभी भी लोन लेके या उधार के पैसे से इन्वेस्ट ना करें। सर, अब हम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या ये सेफर ऑप्शन है? यस, म्यूचुअल फंड एक सेफर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि आप अगर एक स्कीम में भी इन्वेस्ट करते हो तो एक स्कीम में 50-60 स्टॉक्स होते हैं। अगर वो हाइब्रिड स्कीम है तो उसमें 70-80% आपका इक्विटी में हो सकता है
और 20-30% डेट में भी होगा। अगर वो मल्टी एसेट फंड है तो उसमें 3 एसेट होंगी, तो आपका गोल्ड एंड सिल्वर भी हो सकता है, साथ में आपका डेट भी होगा और कुछ इक्विटी भी होगा। और फंड मैनेजर उसको एक्टिवली एज पर दी मार्केट कंडीशंस, एज पर दी लेटेस्ट इंडस्ट्री न्यूज़ या डेवलपमेंट के हिसाब से उसको रीअलाइन करता रहता है। उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, वो 50-50, 60-60% नहीं गिरते हैं, ठीक है। वो उसमें वो यस मार्केट डाउन जाएगी तो वो भी गिर सकता है, गिरते हैं, लेकिन उसमें आपको एग्जिट भी मिल जाता है, आपको उसकी लिक्विडिटी गारंटेड है, वो लोअर सर्किट पे नहीं लगते। आपने बोला कि भाई मुझे इतने पैसे इस म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करने हैं, तो उसी दिन गारंटी से विदिन 24 to 48 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं, और वो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और आपका एसेट एलोकेशन भी अच्छी तरह थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो सकता है। ओके। और म्यूचुअल फंड को आप गोल बेस भी कर सकते हो, मतलब कि देखो वोलेटिलिटी तो म्यूचुअल फंड में भी होती है, लेकिन इसमें अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो शॉर्ट टर्म गोल को इक्विटी फंड में नहीं जाना चाहिए, डेट में जाना चाहिए। तो अगर पिछले 2 साल में मार्केट डाउन भी गई, 2025 में डाउन थी और बिगिनिंग ऑफ 2026 में भी वार के इश्यूज की वजह से डाउन थी, डेट फंड तो नहीं गिरे, तो आपका अगले 2-3 साल का पैसा तो मल्टी एसेट फंड नहीं जाना चाहिए, वो डेट में जाना चाहिए। 5-7 साल का होराइजन है तभी आप इक्विटी फंड में जाएंगे, और वो किसी भी 5-7 साल का पीरियड देखो आप, पास्ट हिस्ट्री में मार्केट ओवरऑल नेगेटिव नहीं रहा है, आपने 12 से 15% रिटर्न्स हर साल के कमाए हैं। और इक्विटी फंड में तो गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी हो सकता है, तो पिछले साल गोल्ड एंड सिल्वर जिस भी फंड में था वो तो बढ़े हैं, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी स्टेबल रहता है, और आपको डाइवर्सिफिकेशन रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा स्कीम पकड़िए। हाँ, स्कीम लेवल सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, जिसके लिए आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से, चाहे तो हम 1000+ आर्म फोर्सेस फैमिलीज का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, उनके लाइफ गोल्स अचीव करने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो आप फिनविजन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड लव टू हेल्प यू इन केस यू आर फ्रॉम फ्रेटर्निटी, वी विल लव टू हेल्प यू एंड विल वर्क टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल्स टुगेदर एंड हेल्प यू अचीव देम एज ऑप्टिमली एज पॉसिबल। तो वो करिए और आप चैन की नींद भी सोएंगे और अपने गोल्स भी अचीव करेंगे। सर, अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट करे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो लंप सम और दूसरा SIP, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। तो जो आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, आपके 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हैं, तो उसको आप लंप सम 1 गो में कर देंगे इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दूसरा है हर मंथ आपकी सैलरी आती है, पे आती है, तो उसमें से आप 40-50 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, तो 40-50 हज़ार रुपये हर मंथ एक फिक्स डेट में स्कीम ऑफ फंड में जा सकते हैं, और वो आपको अच्छी ग्रोथ भी देंगे और आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे दूं, उसमें मैं आपको बताऊं, जिसने भी इस तरीके से इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म में, जिसका 10-20 साल का इन्वेस्टमेंट रहा है, उन्होंने 12 से 15% रिटर्न्स खूब आराम से कमाए हैं, क्योंकि स्कीम्स के रिटर्न्स तो 15 से 20% खूब स्कीम्स ने दिए हैं। और ये देखने में छोटा लगता है 12-15%, लेकिन कई सारी स्कीम्स हैं जो पिछले 20 साल में 20-20 गुना हो गई हैं। और एक स्कीम की मैं बात करूं, 1995 में स्टार्ट हुई थी, 10 रुपये से NAV थी, आज के दिन 4100 रुपये की NAV है, तो उसने 410 गुना रिटर्न्स दिए हैं पिछले 31 ईयर्स में। इतना रिटर्न शायद किसी भी प्रॉपर्टी ने ना दिया हो, किसी दूसरी एसेट ने ना दिया हो। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक से ही रिटर्न्स देते हैं, नहीं, म्यूचुअल फंड एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इन सबको बीट कर देते हैं। और हमारा इन्वेस्टमेंट सदा ही लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सर, इन सब के बीच में आजकल एक कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी नाम सुनने में आ रहा है, क्या आप इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? यस, कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब होता है कि आप जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको आप इन ए वे लोन दे रहे हो। तो जैसे कि कई सारी कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड आते हैं, श्री राम के बॉन्ड्स आते हैं, नुवामा के आते हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो आपसे डिपॉजिट लेती हैं, इन ए वे लोन लेती हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट देती है, जिसमें उनका 8% इंटरेस्ट है, हो सकता है, तो इन ए वे 9% भी हो सकता है, 10 भी होता है। तो मान लीजिए अगर किसी का 9% का कूपन बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए में 9% आपको हर साल ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा,
तो मतलब कि आपको 9,000 रुपये साल के एंड में आपको जो कूपन है जो आपको अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे कि 5 साल के लिए अगर वो बॉन्ड है तो 5 साल बाद आपके पूरे के पूरे 1 लाख रुपए भी आ जाएंगे। तो हर साल 9,000 कमाएंगे और 5 साल बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, लेकिन इसमें भी आपने रिसर्च करके जाएं, क्योंकि रिस्क फ्री तो ये भी नहीं है। क्योंकि अगर वो वीकर कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल थोड़ी हालत खस्ता है, तो आपका वो पैसा डूब भी सकता है। जैसे कि IL&FS देखा था हमने, DHFL देखा था। तो ऐसा नहीं है कि वो टोटली सेफ है। तो सोच कर समझ कर और उसको भी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे रिस्क कैसे मैनेज करें? तो जैसे मैंने बोला कि पहले रिसर्च करके जाएं, ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए वीकर कंपनीज में ना जाएं। जहाँ तक पॉसिबल हो आप AAA बॉन्ड, इनकी रैंकिंग होती है, AAA कंपनी की बॉन्ड्स में ही पैसा लगाएं। बेटर तरीका तो ये होगा कि इस पैसे को आप डेट फंड के थ्रू लगाएंगे। डेट फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले फंड होते हैं, उसमें लगाएंगे, वो भी एक तरीका है। लेकिन आप अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी पैसा लगाएंगे तो उसमें आप अच्छी कंपनी में जाएं। ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए वीक कंपनी में ना जाके ज़्यादा रिस्क ना लें। लेकिन ये आपको FD से ज़्यादा इंटरेस्ट सदा ही देते हैं और टोटली अनसेफ नहीं है, लेकिन फिर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। सर आजकल गोल्ड के बारे में काफ़ी सुनते हैं, तो गोल्ड के बारे में आपका क्या राय है? देखो, गोल्ड भी एक अच्छा एसेट क्लास है और आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देता है। और पिछले 4-5 साल की बात करें तो 2020 के एंड में तकरीबन 50,000 रुपये पर 10 ग्राम्स था गोल्ड, और वो आज बढ़ के तकरीबन 1,50,000 1,45,000 के करीब चल रहा है। तो पिछले 5-6 साल में उसने 3 गुना रिटर्न्स दिए हैं। गोल्ड एक अच्छी एसेट क्लास है एंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और वैसे भी इंडियंस को तो गोल्ड से ज़्यादा फेवरेट है, इंडियन होम मेकर्स का, इंडियन लेडीज़ का। तो हमारे पास वैसे भी गोल्ड होता है और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हम जनरली उसको ऐसे ज्वेलरी लेते हैं, वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने प्योर इन्वेस्टमेंट देखें तो उसके बाकी तरीके हैं। ज्वेलरी इज़ फॉर यूज़, इन्वेस्टमेंट के लिए बाकी फॉर्मेट हैं उसके इन्वेस्ट करने के। तो सर वो बाकी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? ओके, देखो गोल्ड के मैं बताऊं आपके 3-4 फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है। एक तो ज्वेलरी खरीद सकते हो, एक गोल्ड के बार लेते हैं लोग, एक डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं, एक पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आते थे, वो सबसे बेस्ट होते थे, वो तो अभी है नहीं। और गोल्ड के ETF है, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड मल्टी एसेट फंड भी होते हैं जिसमें भी गोल्ड जाता है। तो जो ज्वेलरी है वो तो केवल यूज़ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस भी जाते हैं, कल को आपको डिज़ाइन चेंज करना है, रिपेयर भी कराना है, वो है। दूसरा गोल्ड बार ले सकते हो, लेकिन उसमें GST वगैरह लगता है, उसको आपको सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर एक आपको बैंक में लॉकर भी लेना पड़ेगा या अलमीरा लेना पड़ेगा, तो वो झंझट बढ़ जाती है। तीसरा आता है ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड अवेलेबल है, जो आप 1-1 रुपये का भी गोल्ड ले सकते हो, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है। तो आप लेना तो आसान है, लेकिन उसमें बैकअप नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो उससे भी आप बच के रहें। बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज़ थ्रू द ETF, लेकिन उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। स्टॉक की तरह वो ट्रेड होता है, कभी अप है कभी डाउन है। तो बेटर फॉर्मेट इज़ गोल्ड फंड्स में जाएं। उससे भी बेटर है कि आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड की रैली भी कई गुना हो जाता है एक साल में भी, और कई साल वो माइनस भी जाता है। अगर मैं आपको डाटा दूं, 2012 में गोल्ड था 34,000 रुपये पर 10 ग्राम, और वो 2018 के एंड में था 27,000 रुपये पर 10 ग्राम। तो 6 साल इन्वेस्टमेंट में उसने माइनस रिटर्न दिए थे 20%। अभी अगर मैं जनवरी की बात करूं तो गोल्ड बढ़ के एक दिन हो गया था 1,85,000 पर 10 ग्राम। बिल्कुल। लेकिन पिछले ही महीने जब ईरान के वार के टाइम, तो वो गोल्ड घट के रह गया था 1,28,000। तो 30-35% का गोल्ड में भी ड्रॉप आया था। तो उससे बेटर है कि आप उसको मल्टी एसेट फंड के थ्रू जाएं या गोल्ड फंड के थ्रू जाएं। आपके ट्रांसमिशन चार्जेस कम होंगे, GST नहीं लगेगा, और मल्टी एसेट फंड में तो आपका जो फंड मैनेजर है गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ाता और घटाता रहेगा एज पर हिज पर्सपेक्टिव ऑन दी गोल्ड, और आपको गोल्ड का फ़ायदा भी मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा, और आपके पैसे बढ़ेंगे। तो आप जब गोल्ड एक्चुअली यूज़ के लिए भी चाहिए तो उसको बेच के आप ज्वेलरी या गोल्ड खरीद सकते हैं। बिल्कुल।
सर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक और ऑप्शन आता है रियल एस्टेट का, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, तो क्या ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है? यस, रियल एस्टेट जैसे मैंने बताया आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी कर सकता है और आपको उसको रहने का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उसको उस पर किराया भी ले सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन है। पर क्या ये रिस्क फ्री है? आंसर इज़ नो। इसमें भी रिस्क है, तो इसमें भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। अच्छी लोकेशन में जाएं और जहाँ पे उसका पर्सपेक्टिव देख लें कि उस लोकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से आप इसको इन्वेस्ट करें। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में भी रिस्क है, और एक रिस्क जो जनरली लोग नहीं कैलकुलेट करते, उसको रिस्क नहीं समझते, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक प्रॉपर्टी लो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तभी तो आपको 1 करोड़ की मिलेगी। उसमें आप 7-8 लाख रुपए रजिस्ट्री में लगाओगे, 1-2 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर ले लेगा, और आप उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आप एक दिन में ऑन बिना विजिट किए तो करोगे नहीं, 5-6 बार विजिट करोगे। आप फौजी आदमी हो तो छुट्टी लेके आओगे, तो आधी छुट्टी आप उसमें लगाओगे, 4 रिश्तेदारों को लेके लगाओगे, 4 कोर्समेट्स को या बैचमेट को लेके जाओगे, उसमें भी खर्चा होगा, तब आप उसको प्रॉपर्टी को लोगे। अगर वो फ्लैट है तो आप उसमें 1 करोड़ का फ्लैट है, 4-5 लाख रुपए उसमें फर्नीचर वगैरह आपको उसका फिटमेंट कराओगे, तब वो किराए के लिए रहने के लिए रेडी होगा। अगर प्लॉट है तो उसकी बाउंड्री कराओगे, फेंसिंग कराओगे, 4-5 लाख रुपए उसमें लग गए। तो 1 करोड़ का फ्लैट या प्लॉट आपको 1 करोड़ 15 लाख या 16 लाख में लगा। 15-1-16 में जब आपको पड़ा, उसकी वैल्यू अगर कल ही बेचने जाओ, कल ही तो नहीं बढ़ जाएगी, तो आपको 15-16 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे। इसमें आपने 15% का रिस्क लिया, डे 1 लिया, लेकिन आपको इसमें कंफर्टेबल रहता है। लेकिन मार्केट अगर 5-10% भी गिर जाती है तो हमें पेन होने लगता है कि यार मेरे तो गिर गए, मैं तो आज लगाता। रिस्क तो सब जगह होता है, इसका रिस्क हम देख नहीं पाते। मार्केट और म्यूचुअल फंड का रिस्क हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें लगता है कि भाई अभी ईरान वार चल रहा है तो अभी हम निकल जाते हैं, कल को इन्वेस्ट कर लेंगे, तो वो इमोशनली पेन लेते हैं। वो गलत है, क्योंकि रिस्क तो सब जगह है। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी को भी रिसर्च करके सही जगह पे लें, अपने हिसाब से लें, इसमें भी आपके रिटर्न्स बन सकते हैं। सर अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें? यस, जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्टी भी रिस्क फ्री तो नहीं है, इसमें भी आपने रिसर्च करना ज़रूरी है, और सोच कर और समझ कर ही इन्वेस्ट करें। तो आपके प्रोस्पेक्ट देख लें कि उस प्रॉपर्टी के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। आपको एग्जांपल दूं, जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट आया है, जेवर एयरपोर्ट आया है, तो ये आज तो नहीं खड़े हुए, इनकी खबर तो 4-5 साल पहले से चल रही थी। तो अगर 4-5 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होता, तो अगर ग्रेटर नोएडा जेवर की बात करें तो 4-5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में फ्लैट प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, जिनके आज रेट बढ़ के 12-14 हज़ार रुपये तक आराम से हो गए हैं। तो आपने पिछले 4-5 साल में डबल से ज़्यादा रिटर्न कमाए होते और उसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी किया होता। तो जिस भी प्रॉपर्टी में जहाँ भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका अच्छी से रिसर्च कर लें, उनको उसके बारे में जानकारी कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर वहाँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, प्रोस्पेक्ट्स बेटर होंगे, आपको किराएदार भी मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी का भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप अभी भी 30s में है और आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो आप अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, जिससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचिए, जैसे सर ने ऊपर सारे जो टिप्स बताए हैं, और उस पर ध्यान जरूर दीजिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन कि आप 30s के हो गए, अभी तक नहीं किया है, लेट तो हो गए हैं, लेकिन अभी ट्रेन छूटी नहीं है, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो आप कुछ ही साल में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योर फ्यूचर आप बना सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि हम जो है एक नया एपिसोड लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आर्म फोर्सेस ऑफिसर की पूरी लाइफ साइकिल में किस हिसाब से उसने इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको हम नंबर्स में और पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको अगला वीडियो और जो आर्म फोर्सेस ऑफिसर की लाइफ साइकिल पे जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इसको हाइप कर दें, जिससे कि ये बाकी आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स और फौजी फ्रेटर्निटी में पहुंच जाए और वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।